हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमने कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है जो प्लास्टिड से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन सेम आपके प्लास्टिड से रिलेटेड ही आता है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पर ऑस्मोसिस से रिलेटेड। तो चलो, क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था, अभी तक हमने बात यहाँ तक की है। क्या क्या समझे हैं अभी तक हम, वो देखो। इमेज फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे। देखो, ये हमारी इमेज फर्स्ट आती है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी इमेज है, ये हमारी सेकंड इमेज है, और ये हमारी आती है थर्ड इमेज। फर्स्ट इमेज में देखो हमने क्या बोला है। हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है और उस सॉल्यूशन में सेल डाली है। पहली जो इमेज है वो देखनी है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो हमने यहाँ ने बात की है यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनता है। तो जो बीकर हमने लिया है जिसमें हमने सॉल्यूशन को लिया है, इट मीन्स कि उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। देखो, अगर एक सिंगल सॉल्यूशन की बात करें तो हमने यही बोला है कि सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, तभी तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम दो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उनका कंपेयर करेंगे। एक तो सेल जो है, ठीक है, सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है, और सेल को जिस सॉल्यूशन में हमने डाला है, तो दो सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने सेल को डिफरेंट कलर से शो किया है। ये हमारी सेल है, ये सेम हमारी सेल है, और ये हमारी सेल है, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, सबसे पहले तो उसी को रिवाइज करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो डॉट आ रहे हैं, जो कि ब्लू कलर के डॉट हमारे पास हैं, वो हमारे क्या है, सॉल्यूट हैं, ठीक है। वो सॉल्यूट है क्योंकि हमें सॉल्यूट हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखे हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आउटर सॉल्यूशन अगर हम देखें बीकर में, जो येलो कलर है वो सॉल्वेंट है, और सेल के अंदर जो ग्रीन कलर है वो सॉल्वेंट है। अब देखो, जो इमेज फर्स्ट हमारे पास आती है उसमें अगर हम सॉल्यूट को गिनेंगे तो बाहर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें 3 सॉल्यूट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में सॉल्यूट को ऐसे गिना नहीं जाता है, बट हमें चीज़ें समझनी है, उसके लिए हम यहाँ पे गिन रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, जो बाहर का हमारा सॉल्यूशन है, बीकर में जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने सेल को डाला हुआ है, उसमें 3 सॉल्यूट हैं। तो सॉल्यूट अगर हम सेल में देखें सॉल्यूट कितने होंगे, तो डॉट को अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट जो 6 हैं। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट है वो सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अच्छा, सेल के अंदर सॉल्यूट का ज़्यादा होना बताता है कि जो सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है वो बाहर जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे कम होगा। यही तो हमने बोला है। देखो, फर्स्ट जो इमेज हमने देखी है वो कुछ ऐसे, देखिए ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, और इसमें ये सॉल्यूशन है, ये ठीक है, इसमें ये सॉल्यूशन है। अब इसमें आती है ये सेल है, यही हमने बात की है, ये सेल है। ये हमारा न्यूक्लियस है। अब सॉल्यूट को देखो, हमने कहा बाहर जो सॉल्यूट का नंबर है वो ये है 3, अंदर जो सॉल्यूट का नंबर है वो ज़्यादा है। कंपेयर करेंगे तो हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो ये जो सॉल्यूट है इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो कम है, और इसमें इसमें सेल के अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। ये हमने बात की है। तो अगर हमने कहा
कि जो आउटर इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूट कम है, इसका मतलब है कि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में क्या है यहाँ पर, बस ये डिफरेंस हमें समझना है। ठीक है, सॉल्वेंट को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वाटर। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है। तो पहली जो इमेज है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेबलिंग हो गई है, तो यहाँ पर समझिए। अब हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है जो सेल है और जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बीच में। तो हमने कहा हम दोनों सॉल्यूशन, सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है, सेल में भी एक सॉल्यूशन है, और सेल खुद एक सॉल्यूशन में है। दो डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास हैं, एक आउटर सॉल्यूशन है, एक सेल का इनर सॉल्यूशन है। दोनों में हमने कहा दोनों के सॉल्यूट का कंपैरिजन किया, तो सेल में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन है, जो आउटर इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है वो कम है। इसका मतलब सेल में सॉल्यूट का ज़्यादा होना बताता है कि सेल में सॉल्वेंट की मात्रा कम है और जो आउटर इन्वायरमेंट है उसमें जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर हम देखें कि सेल को जिस सॉल्यूशन में डाला गया है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सेल के अंदर जो पानी है उसके कंपैरिजन में। तो अब हमने कहा वाटर जो मूव करेगा वो कहाँ करेगा, हमने कहा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में करेगा। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि अब जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब पानी बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। जब पानी बाहर से अंदर जाएगा यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगी, सेल आपके पास कैसी कंडीशन में आएगी, सेल आपके पास यहाँ पर फूल जाएगी ये। तो पहली इमेज में ये बताती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इमेज में आओ। दूसरी इमेज ये है और ये यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, के अंदर हमने डाली है एक सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। सॉल्यूट देखते हैं, ये बाहर सेल का सॉल्यूट है और ये यहाँ पर जो आउटर सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूट है। तो हम देखेंगे ये जो सॉल्यूट है और यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि सॉल्यूट सेम है, अगर सॉल्यूट का जो यहाँ पे अमाउंट है वो सेम है, तो जो सॉल्वेंट है वो भी यहाँ पर सेम होगा। इसका मतलब जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर आया, तो सेल का जो शेप है वो एज इट इज है ये। तीसरा जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, देखो इससे आपका जो पूरा ऑस्मोसिस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर आपके पास ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा या डिफ्यूजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको चीजें खुद सॉल्व करनी है। चलो, ये हमारे पास सेल आती है, ये सेल का न्यूक्लियस। बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। ये सेल के अंदर का सॉल्यूट है और ये आउटर इन्वायरमेंट का सॉल्यूट है। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे जो आउटर इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूट है का क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है। अगर हम सेल के सॉल्यूट की बात करें तो सेल का सॉल्यूट क्या है, कम है। ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन का में सॉल्यूट कम है
मतलब कि इसमें सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, अगर बाहर के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा कम। और अगर सेल में सॉल्यूट कम है तो इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट होगा ज़्यादा। यानी कि जो आपने बोला जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कम कहाँ है, आउटर इन्वायरमेंट में, आउटर सॉल्यूशन में क्या है, कम है। और सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। तो अब जो पानी का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट यानी कि पानी, वो कहाँ होगा, सेल से बाहर होगा। यानी कि सेल से जो पानी है वो बाहर निकलेगा। इस कंडीशन में जो सेल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि जब एक सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल श्रिंक हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझे आप, क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब, एक बार डेफिनेशन बनाइए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। चलो, तो अगर आपने देखा कि यहाँ पर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, आपने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा, यहाँ पर हाई होगा, यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे सेल के कंपैरिजन में। और जो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे सेल के कंपैरिजन में। इट मीन्स कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है वो आया, यहाँ पे सेल के अंदर ज़्यादा है और सॉल्यूशन में क्या है, कम है। तो अब जो मूवमेंट होगी यहाँ पर सॉल्वेंट की या पानी की, वो कहाँ होगी, सेल से बाहर की ओर होगी। तो जब सेल से बाहर पानी बाहर निकलता है तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब बात करते हैं बाकी हमारी इमेज नंबर 1 और 2 की। इमेज नंबर 1 में हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिफरेंस आया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम होता है। ठीक है, जो हमारा सेकंड नंबर की जो इमेज है, सेकंड यानी कि जो बीच वाली इमेज हमारे पास है जिसमें सेल में कोई डिफरेंस नहीं आता है, एज इट इज रहती है सेल, उसमें हमने कहा कि जब सॉल्यूशन और सेल में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट है वो जब सेम रहता है, एक जैसा रहता है, तो जितना पानी सेल के अंदर आएगा उतना ही पानी सेल के बाहर भी चला जाता है, इसीलिए सेल क्या होती है, एज इट इज रहती है। तो हमने क्या समझा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूल जाती है, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हम समझेंगे जब आप किशमिश को पानी में डालते हैं, क्या हो जाते हैं, किशमिश फूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि किशमिश में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। पानी में जब उसे डाला जाता है तो पानी में आपने कहा कि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए पानी किशमिश के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने किशमिश को एक आउटर इन्वायरमेंट में रख दिया है क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में जो किशमिश है उसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो अब सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा और आप देखते हैं कि धीरे धीरे किशमिश से पानी निकलने लगता है, वो फिर से श्रिंक हो जाता है। ठीक है, समझे, इन चीज़ों को आप समझे। चलो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो सिकुड़ जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही फर्क पड़ रहा है तो प्लाज्मोलाइसिस का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें कहा गया है डैश इज कॉल्ड द
हमसे पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, इनमें से किस को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन आपके ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीजन है, एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऑक्सीजन है, एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या इनमें से कोई भी ऊर्जा का कोई भी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा नहीं कहलाती है। तो देखो सबसे पहले तो क्या पूछा गया है, ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, ध्यान दो ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। ऊर्जा से रिलेटेड टर्म कौन सा आपके पास आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या ऑक्सीजन है या एटीपी है या माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर हम अच्छा सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो जितने भी आपके ऑप्शंस आए हैं वो क्या क्या हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सेल की क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है जिसका यूज किया जाता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, ठीक है। एटीपी जो है वो आप एक बार इसकी फुल फॉर्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो एटीपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ पर चीजें आती हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ये ऊर्जा मुद्रा तो नहीं है। ऑक्सीजन का काम होता है ब्रेकडाउन करना, जब ये ग्लूकोज को तोड़ता है उसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा जो है ये संचित होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। ये किसके रूप में संचित होती है, तो एटीपी की फॉर्म में संचित होती है। तो हमने कहा एटीपी क्या है, यहाँ पे एनर्जी फॉर्म है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी है यहाँ पर। और एटीपी की रूप में ही एनर्जी संचित रहती है हमारे सेल में। दोनों एनर्जी से रिलेटेड कैसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है और एनर्जी बनने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जब ऊर्जा मुद्रा कहा जाए तो आपका आंसर होगा एटीपी, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, एटीपी होगा। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करो, इसके आंसर को नोट कर लो। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब है कि वो जगह जहां पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी है, लाइसोसोम है, आरबीसी है एंड नन ऑफ द अबव। तो आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बात हमने की है, हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब कुछ चीजों को समझना है, देखो जब हमने कहा कि पावर हाउस की बात आएगी यानी कि ऊर्जा ग्रह, तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। और जब ऊर्जा मुद्रा की बात आएगी, जब ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी की बात आएगी तो एटीपी की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें फिर लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी क्या काम करेगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी।
किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करती है गैस, जिनमें O2 एंड CO2 आता है, ग्लूकोज आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इस प्रोसेस को क्या हम रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं? क्या हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे? अच्छा ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो है, ठीक है। या हम इसे, जैसे हमने कहा कि परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका पार्ट होता है, तो हम इसको कहते हैं सर्कुलेशन, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, डैश कॉइन द टर्म सेल, निम्नलिखित में से किसने शेल शब्द को दिया है? आपके पास ऑप्शन है गोर्बचेव, हिमलर, रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक एंड इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जाएंगे रॉबर्ट हुक के साथ, क्योंकि ऐसा बोला गया कि सबसे पहले ये शब्द किसने दिया है। अगर ऐसा होता कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की है या लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की है, तो शायद हमारा आंसर कुछ और होता। क्या होता, एक बार सोचिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको कौन सा कथन बताना है जो गलत यहाँ पर होगा। चलो ये करके अपने जो कथन, चल तो ऑप्शंस अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। तो कुछ देर पहले भी हमने कहा था कि जो लाइसोसोम होते हैं उनमें होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। तो इनमें होते हैं कुछ डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो जब हमने बात की थी यहाँ पे डाइजेशन के बारे में, तो हमने वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में बात की थी, ये उनकी बात नहीं हो रही है। ये लाइसोसोम के अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे उसको डिसॉल्व कर देते हैं या उसको यहाँ पे सेल से रिमूव कर देते हैं। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ का कांटेक्ट में आएंगे तो ये हर चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे। इन केस अगर ये जो लाइसोम है अगर ये बर्स्ट हो जाते हैं और इनका जो एंजाइम है ये बाहर निकल जाता है, तो ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देगा। ये अपनी ही सेल को क्या कर देगा, यहाँ पे डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए लाइसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि ये सही है। सही का मतलब ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर नहीं है, हमें तो गलत कथन ढूंढना है। तीसरा कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए यहाँ पर होता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, इनमें से सभी क्या है गलत हैं। या लास्ट कहते हैं कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। चलो अब देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका आंसर तो हमने पहले ही कर दिया है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या उसमें अपना डीएनए होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। यहाँ पर आपकी क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है, C3 साइकिल यहाँ पर चलती है। चलो ये तो बात हो गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक बेसिस का स्ट्रक्चर क्या है। हमने बात की कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल में है। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल में है, सेल की एक ऑर्गेनेली है। सेल में अपना क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में अपना क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये तो सेल का जेनेटिक मटेरियल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अलग से अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अलग से अपना डीएनए होगा।
सेल के अलावा भी एक तो ये है जो पूरे सेल का क्या है डीएनए है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है? अगर होता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या सारे ही जो हमारे ऑर्गेनेली है उनमें अपना डीएनए होता है या सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है तो इसका क्या रीज़न है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए है, बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया है, बाकी के जो और अदर ऑर्गेनेलीज हैं उनमें अपना डीएनए नहीं होता है, उसका क्या रीज़न है हमने डिस्कस किया था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। एक बार आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख करके लेके आएंगे और देखेंगे उसमें अपना डीएनए होता है या नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत यहाँ पर है। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दिया गया है, एक बार आप लोग इसे पढ़ के लेकर के आएंगे। इसके साथ कुछ और जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपकी बुक के पीछे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।